अरे अनुष्य, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अनुष्य से छोटी निम्रा ने कमरे में आते ही उससे पूछा, तो उसने कोई जवाब ना दिया। नीचे खाने की मेज पर भी तुम नहीं आई, नूर फूफो तुम्हें याद कर रही थी। ये सुनकर अनुष्य का माथा ठनका। नूर फूफो वो मुझे क्यों याद करेंगी? तुम्हें पता तो है वो सिर्फ नाम की नूर है, वरना आग लगाने में उनका कोई सानी नहीं है। अनुष्य ने अपने अंदर का गुस्सा उतारा। वो नूर फूफो से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि वो बात बात पर उसे डांटती थी। निम्रा ने हैरत से उसके फराटे भरती जुबान सुनकर दरवाजे की तरफ देखा था। खुदा को मानो यार, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। निम्रा डर कर बोली। तो क्या होगा? अनुष्य ने आईब्रो उचकाकर बेनियाजी से पूछा। अब्बू को पता चल गया ना तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। तुम जानती हो फूफो उनकी एक लौती लाडली बहन है, और अगर उनका लाडला बेटा तुम्हारे मुंह से ये गुलफशानी सुनेगा ना तो बस तुम्हारा तो काम ही हो जाएगा। जानती तो हो वो अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं सुनता। निम्रा ने हंसते हुए कहा, और जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। अनुष्य की दरवाजे की तरफ पूछ थी, इसलिए वो अपनी धुन में बोले जा रही थी। बाहर में जाए फूफो और उनका इकलौता लाडला बेटा। मैंने तो टींडे पकने की वजह से अम्मी से मैगी की फरमाइश कर दी, तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगी कि लड़की सब कुछ खाना सीखो। अगले घर जाओगी तो क्या करोगी? अरे वो होती कौन है मेरे अगले घर जाने के बारे में फिक्र करने वाली? उनका अलग पोर्शन है तो वही खाना पकाना किया करे। क्या जरूरत है उन्हें नीचे आकर मुझे लेक्चर देने की? वो गुस्से में भरी बैठी थी और ये भी ना देख सकी कि दरवाजे में अरहम खरा सब सुन रहा है, जो अपनी माँ के कहने पर उसे खाने की मेज पर बुलाने के लिए आया था। उसके मुंह से अपने और अपनी माँ के बारे में ये गुलफशानी सुनने के बाद उसने सीने पर बाजू लपेटकर निम्रा को चुप रहने का इशारा किया। निम्रा ने घबराकर उसे कोहनी मारकर दरवाजे की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी की बात सुनने को तैयार ही ना थी। तुम चुप रहो, बस हमेशा सबसे डरती रहना, लेकिन मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। अभी उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि अरहम के इशारे पर निम्रा कमरे से निकल गई, और अनुष्य ने उसे कमरे से निकलते देखा तो फौरन से मुड़ी और अपनी जगह उछल पड़ी। क्या बकवास कर रही हो तुम मेरे और मेरी अम्मी के बारे में? हाँ। अरहम गुस्से से आगे बढ़ा और कीना तो उस निगाहों से उसे देखने लगा। अनुष्य की सिट्टी गुम हो गई। नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो कह रही थी माशाल्लाह फूफो तो अपने नाम की तरह बिल्कुल नूरानी है। उनके चेहरे से तो नूर बरसता है। उसने चबा चबाकर चेहरे पर बमुश्किल मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। अरहम मुस्कुरा भी ना सका। तुम्हारी सारी बकवास मैं सुन चुका हूँ। आइंदा मेरे और मेरी माँ के बारे में बात करने से पहले 100 दफा सोचना, तुम समझी? अरहम की धमकी सुनकर अनुष्य ने बमुश्किल अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो उसने अपने सीने में अटका हुआ सांस बहाल किया। निम्रा की बच्ची, वो तेजी से चिल्लाई। निम्रा जो अरहम की गुस्से भरी धमकी सुनकर अंदर कमरे में आई तो हंस हंस कर दोहरी हो गई थी। तुम तो कहती थी मैं किसी के बाप से नहीं डरती। अरहम भाई के अंदर आए तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई। अनुष्य ने गुस्से से उसे देखा और कुशन उठाकर उसके सर पर दे मारा, लेकिन निम्रा ने हंसते हुए उसका मजाक बनाया था। अब जाओ, अम्मी नीचे बुला रही है तुम्हें। वो गुस्से में तन फन करती किचन में आई तो फुप्पो ने उसके लिए बकायदा तौर पर मैगी बनाकर उसके आगे रखी थी। मुझे सही बनाने तो नहीं आते, लेकिन मैंने सोचा मेरी भतीजी मुझसे नाराज हो गई है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है। आज पहली बार उसने फूफो का नरम लहजा सुना था, वरना तो वो उन्हें बात पे बात डांटती ही रहती थी। उसकी जरूरत नहीं थी। डांट का असर अभी भी जायल नहीं हुआ था, इसलिए उसने लठ मार अंदाज में जवाब दिया तो उसकी वालदा नसीमा बेगम ने उससे आंखें निकालकर घूरा था। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा था। बस मैं तो तुम्हारी तरबियत के लिए। उनकी बात अधूरी रह गई थी। अनुषे बीच में रोक गई। फूफो तरबियत करने के लिए माँ बाप मौजूद हैं। उसे अरहम पर गुस्सा आ रहा था, तो इसी बात का बदला वो उनसे बदतमीजी करके ले रही थी। अनुषे, उसकी वालदा ने उसे गुस्से से आवाज दी। क्या अनुषे, पहले डांटती हैं और फिर इस तरह खाना देती हैं, तो डांटना जरूरी होता है क्या? उसने सोच लिया था कि अब वो किसी से नहीं डरेगी। वो मैगी खाए बगैर उठकर अपने कमरे में दोबारा आ गई थी। भला ये कैसा प्यार है कि पहले डांटा जाए और फिर प्यार भी जिताया जाए? वो सोचे बगैर न रह सकी। नसीमा बेगम ने आगे बढ़कर नूर फूफो के कंधे पर हाथ रखा। बच्ची है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो शर्मिंदा से दिखाई देने लगी। कोई बात नहीं, वो ये कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। सादिक अहमद और नुसरत बेगम की शादी को 50 वर्ष का अरसा हो चुका था। उनकी 3 औलादें थीं। सबसे बड़े साद सादिक थे, उसके बाद अब्बास सादिक, और उसके बाद उनकी इकलौती लाडली बेटी नूर सादिक थी। साद सादिक की शादी नसीम बेगम से हुई थी, जिनसे उनकी 2 बेटियां थीं, अनुशे और निम्रा। अब्बास सादिक की शादी नुसरत बेगम ने अपनी भतीजी राशिदा से की थी।
अब्बास सादिक की बड़ी बेटी ज़ारा सादिक थी। उसकी शादी अपनी खाला के घर हो चुकी थी। अब्बास सादिक का एक ही बेटा था जो नूशे से छोटा था। उसका नाम आगा अब्बास था। नूर फुप्पो की शादी उनकी पसंद से हुई थी, लेकिन जल्द ही ससुराल के मुजालिम से तंग आकर उन्होंने अपने शौहर से अलैदगी इख्तियार करने का सोचा था। और तब कुदरत ने उन्हें खुद ही मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे दी। उनकी शौहर का उनकी जवानी में ही इंतकाल हो गया और वो भरी जवानी में अपने 8 साला बेटे अरहम को लेकर वापस अपने माँ बाप की दहलीज पर आ गई थी। उनके भाइयों ने उन्हें अलग पोर्शन बनवा कर दिया था और अब वो उनके साथ रह रही थी। लेकिन सबके अलग पोर्शन होने के बावजूद किचन एक ही था। एक साथ खाना बनता और एक ही मेज़ पर सब इकट्ठे खाते थे। नूर फूफो अपने हालात की तल्खियों की वजह से काफ़ी हद तक तल्ख हो गई थी, इसलिए उनकी भतीजियां हमेशा उनसे खाइफ सी रहती। वो लड़कियों पर बहुत ज़्यादा पाबंदी की हामिल थी। इसी वजह से अनुशे तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद ना करती थी और उनका बेटा, उसे तो वो लॉर्ड गवर्नर कहकर बुलाती थी। सुबह के 8 बज रहे थे। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकली तो उसे पीछे से नूर फूफो की आवाज़ आई थी। बेटा, दुपट्टा सर पर लो और नाश्ता करके जाओ। भरी जवानी में अगर नाश्ता नहीं करोगी तो जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। नाश्ता बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। पीछे से आती आवाज़ पर उसने जब्त से नूर फूफो की तरफ देखा और दुपट्टा चारों नचार सर पर लिया। नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा और फिक्र न करें, बूढ़े होकर आपकी दहलीज पर नहीं बैठी रहूंगी। मेरे माँ बाप जिंदा हैं। उसने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये जुमला पास बैठे अरहम ने भी सुना था। आगा ने तो चेहरा छुपाकर अपनी हंसी दबाई थी। निम्रा ने जल्दी से चाय का कप लबों से लगा लिया था और अरहम का बस नहीं चल रहा था कि वो अपने हाथ में पकड़ा ग्लास उठाकर अनुषे के सर पर दे मारे, ताकि उसका सर ही फट जाए और गज भर लंबी चलती जुबान को ब्रेक लग जाए। लेकिन वो उसके इस अमल दरामद से पहले ही तेजी से वहां से निकल गई थी। नूर फुपो कंधे उचकाकर रह गई। बहुत ज़्यादा बड़ी ज़ुबान हो गई है इसकी नसीमा, उन्होंने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन नसीमा बेगम ने आज सोच लिया था कि घर आते ही वो अनूशे की खबर लेंगी। अनूशे यूनिवर्सिटी पहुंची तो एक नई खबर उसकी मुंतज़िर थी। तुम्हें पता है, कल हमारी यूनिवर्सिटी में नए प्रोफेसर आए थे, लेकिन तुमने छुट्टी की और बड़ा चांस मिस कर दिया। अच्छे खासे हैंडसम हैं, तुम तो उन्हें देखते ही दिल हार बैठोगी। अनुशे ने अपनी दोस्त फायजा से ये सुना तो हंस पड़ी थी। क्या मैं तुम्हें दिल फेंक किस्म की इंसान लगती हूँ कि सबको देखकर आहें भरूं और मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊं? जो कोई जैसा भी होगा मेरे दिल में जगह नहीं बना सकता। भला मैं पढ़ने आती हूँ, इश्क मशूकी करने नहीं। अनुशे ने फायजा को चुप करवा दिया, लेकिन उसने शर्त लगाई थी कि तुम उसे देखकर जरूर आहें भरोगी। अनुशे ने देखते हैं कहकर सर की क्लास का इंतजार किया था। थोड़ी देर बाद जब वो झुककर नोटबुक पर अपनी पिछली क्लास का लेक्चर देख रही थी, तब क्लास में एकदम से सन्नाटा छा गया और सबसे पहले फायजा की आवाज़ उभरी थी। गुड मॉर्निंग सर। उसने जैसे ही निगाहें उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये हैं तुम्हारे नए प्रोफेसर? उसने प्रोफेसर की तरफ निगाह जमाते हुए फायजा से धीमी आवाज़ में पूछा। तो फायजा ने मुस्कुराकर उसे देखा। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। है ना हैंडसम? अनुश्री ने अपना सर झुका लिया। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये हिटलर की औलाद, घर में तो बर्दाश्त करती हूँ, अब यूनिवर्सिटी में भी क्या इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा? वो बड़बड़ाई तो फायजा ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। क्या मतलब है? तुम इसे जानती हो क्या? कौन है ये? अनुश्री ने बेख्तियार अपना सर पीट लिया। जानती हूँ तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। कज़न है मेरा। इसे देखकर मेरा खून खौल उठता है। वो मुट्ठी बंद करके बोली। ये सुनकर फायजा हंस पड़ी। यार, इतने हैंडसम बंदे को देखकर किसका खून खोलेगा? तुम भी इंतहाई बदज़ौक़ किस्म की लड़की हो। अगर ये मेरे कज़न होते ना तो कब का इन्हें अपने इशारे पर नचाकर अपने काबू में करके अपना बना चुकी होती। अनुशे ने ये सुनकर फायजा को एक धप रसीद की। ज्यादा ठरकी ना बनो और पढ़ाई पर तवज्जो दो। आजकल देख रही हूँ तुम पढ़ाई में बहुत पीछे जा रही हो। लगता है सारा वक्त इसी प्रोफेसर को ताने में लगा देती हो। ये सुनकर फायजा हंस हंस कर दोहरी हो गई थी। प्लीज साइलेंट। वो जो बोर्ड पर लेक्चर लिख रहा था, उन दोनों की खुसर खुसर से उसे क्लास में डिस्टरबेंस महसूस हुई, तो उसने उन दोनों को डांटा था। आया बरा हमें डांटने वाला। अनुशे ने अपने दांत पीसे तो फायजा ने उसे खामोश होने का इशारा किया। मिस अनुशे। वो पलटकर अनुशे की तरफ देखते हुए उसे खड़ा होने का इशारा कर गया था। खड़ी हो जाए। मैं कब से कह रहा हूँ कि खामोशी इख्तियार करें, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रही। आपको अगर बातें करनी है तो आप क्लास से बाहर जाकर कर सकती हैं। वो गुस्से से बोला। अनुशे हैरान रह गई। कितना बेमरवत इंसान है, बंदा कजन होने का ही रिश्ता निभा लेता है।
सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, उसने बमुश्किल कहते हुए अपनी निगाहें झुकाई। आइंदा हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिस्टर नौशेर। वो गुस्से में उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहकर दोबारा बोर्ड पर मसरूफ हो गया। समझता क्या है खुद को? बड़बड़ाते हुए अपनी नोटबुक में लेक्चर नोट करने लगी। पूरा लेक्चर सुनाने के बाद सर ने अनुषे को दोबारा से डाइस पर बुलवाया, जिससे पूरी क्लास हंसने लगी। सब जानते थे कि अनुषे बातों की तेज है, पर सामने जाकर प्रेजेंटेशन देने में बेहद घबराती है। सर, पर मैं तैयारी करके नहीं आई, उसने जान छुड़ाने के लिए कहा तो अरहम ने मुस्कुराकर उसे देखा। यहाँ किसी ने तैयारी नहीं की, यह आज का ही लेक्चर है, जो समझ आया है यहाँ आकर पूरी क्लास को समझाए। उसका हुक्म सुनकर अनुषे का दिल चाहा कि वो अरहम का सर पकड़कर दीवार में दे मारे, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश दिल में दबाकर आगे बढ़ी। 2-3 जुमलों के अलावा उसके अल्फाज अटक से गए। पूरी क्लास हंसने लगी। अनुषे की आंखों में आंसू आ गए। आज से पहले उसने कभी अपनी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की थी। प्रेजेंटेशन उसने बहुत बार दी थी, लेकिन ग्रुप के साथ मिलकर अकेले कभी स्टेज पर खड़ा होने का मौका नहीं मिला था। साइलेंस प्लीज। उसकी आंखों में आंसू देकर अरहम को न जाने क्यों अच्छा न लगा था। उसने क्लास को साइलेंट करवाकर अनुषे को दोबारा उसकी जगह पर भिजवा दिया था। वो गुस्से में खोलती हुई घर आई तो निम्रा उसी का इंतजार कर रही थी। अरे आपी, बहुत अच्छी खबर है। निम्रा उसे देखकर तेजी से उसकी तरफ आके बोली। निम्रा, जो भी खबर है मुझे नहीं सुननी, अच्छी या बुरी, तुम इस वक्त बाहर चली जाओ, मेरा सर बहुत दुख रहा है, वो रखाई से बोली। अरहम पर रह रहकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसने पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती करवाई थी। अरे बात तो सुनो आपी, निम्रा उसे बताती रह गई, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों से उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। मैं आपको माफ नहीं करूंगी, क्लास में आपने मुझसे बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया। उसने अपने आंसू साफ किए और सोने के लिए लेट गई। शाम के वक्त उसकी आंख खुली तो घर में भरपूर तौर पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ उसकी वालदा और चच्ची जान ड्राइंग रूम में बैठी किसी बात पर गुफ्तगू कर रही थी। वो उठकर उनके पास आई और सोफे पर बैठ गई। अरे तुम नहीं गई उनके साथ? चच्ची जान ने पूछा तो नुशे ने हैरत से देखा। कहीं जाना था क्या? वो पूछे बगैर न रह सकी। ये सो रही थी इसलिए वो लोग चले गए, उसकी अम्मी बोली। कहाँ चले गए? कौन कहाँ गया है, मुझे तो बताएं जरा। अनुष्य ने पूछा तो चच्ची जान ने उसे बताया था कि अरहम ने नई गाड़ी ली है और सबको घुमाने के लिए ले गया है। अनुष्य ने फीकी हंसी हंसते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखा। हाँ, अब्बू और चचा जान ने मेहनतें कर करके उसे पढ़ाया और वो प्रोफेसर लगकर गाड़ी ले चुका है। वाह, क्या बात है। दरअसल ये हमारा ही पैसा है जिस पर वो ऐश कर रहा है, वो जलकर बोली। ये सुनकर नसीमा बेगम धक से रह गई। उनकी नज़र ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ी नूर फूफो की तरफ गई थी, जो खूंखार निगाहों से अनुषे की तरफ देख रही थी। क्या बोल रही हो? मेरे बेटे ने अपनी मेहनत के बलबूते पर सब कुछ लिया है और 1 रुपया भी अपने मामूओं से नहीं लिया। अनुषे हैरान रह गई, लेकिन अब वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। फूफो, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। बहरहाल आपको मुबारक हो, आपके बेटे ने गाड़ी ले ली है। वो मुस्कुरा भी न सकी। नसीमा बेगम ने अनुषे को घूरकर ड्राइंग रूम से बाहर जाने का कहा था। वो कंधे उचकाकर बाहर आ गई। जो कुछ उनके बेटे ने क्लास में मेरे साथ किया है उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। वो किचन में आकर अपने लिए खाना निकालने लगी और मेज पर बैठकर खाने लगी। थोड़ी देर बाद उसे किचन में आहट का एहसास हुआ। उसने निगाहें फेरकर देखा तो अरहम उसे देखकर मुस्कुराया था। अनुषे, तुम हमारे साथ क्यों नहीं गई? ये सुनकर उसने नफी में सर हिलाया। मुझे कोई शौक नहीं है खामखा की आउटिंग करने का। मुझे अपनी दोस्तों के साथ ही मजा आता है, गैरों के साथ जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने लठमार अंदाज में इस तरह जवाब दिया कि अरहम चंद लम्हे तो उसकी जुबान के जौहर ही देखता रह गया। मैं कोई गैर हूँ क्या? अरहम ने बेइख्तियार कहा तो अनुष्य ने उसकी तरफ देखकर सर हिलाया था। बिल्कुल, आप गैर ही हैं। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है जो मैं आपके साथ यूं मुंह उठाकर चली जाऊं कहीं भी कभी भी। उसने अपनी बात मुकम्मल की और बर्तन सिंक में रखने के बाद अपना हाथ धोया, पानी पिया और बर्तन धोकर बाहर निकल आई थी। अरहम वापस पलट गया था और जिस तरह उसके चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट उभरी थी, उस मुस्कुराहट ने अनुषे के तन बदन में सुकून सा पहुंचा दिया था। अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंचने पर फायजा ने उसे ये खबर नशर की थी कि अरहम सर एक बड़ी सी खूबसूरत गाड़ी में तशरीफ लाए हैं। अनुषे ने नाक से मुट्ठी उड़ाई थी। तो मैं क्या करूँ, उनकी गाड़ी की खुशी में मिठाई बांटूं? तुम उसका जिक्र मेरे सामने ना ही किया करो, वो मुझे जहर लगता है और उसकी माँ तो बिल्कुल सल्फाइट लगती है। उसने गुस्से में कहते हुए फायजा को चुप करवा दिया था।
क्लास खत्म होते ही जब वो घर जाने लगी तो उसके जहन में एक आइडिया आया था। जरा मुझे ये तो बताओ, गाड़ी कौन से कलर की थी और कहाँ पर खड़ी है? फायजा ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ खतरनाक किस्म की सरगर्मी के आसार दिखाई दे रहे थे। वहाँ पार्किंग के पिछली तरफ वाला जो दरवाजा है, वहाँ खड़ी है। वो मुस्कुराकर वहां से निकली और अपने हाथ में मौजूद पिन को देखकर उसने दिल ही दिल में खुद को दाद दी थी। वो तेजी से चलते हुए पार्किंग एरिया की तरफ आई, जहां सन्नाटा छाया हुआ था। उसने आगे बढ़कर वो गाड़ी तलाश कर ही ली। हो ना हो यही हो सकती है। उस हिटलर की पसंद भी उसी की तरह का कलर हो सकता है। आया बरा मुझे क्लास से निकालने वाला। उसने बड़बड़ाते हुए झुककर दोनों टायरों में बारी बारी जगह जगह पिन घुसाई थी। अब देखती हूँ कि कैसे अपनी गाड़ी यहाँ से लेकर जाता है। अपने आप को दाद देते हुए उसने ताली बजाई और सामने खड़ी गाड़ी के शीशे में झुककर अपनी लिपस्टिक ठीक करने लगी। बाल ठीक किए और एक सेल्फी लेकर मोबाइल अंदर रखा ही था कि उस गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और वो अपनी जगह ठहर सी गई थी। हो गया तुम्हारा प्लान कामयाब? भारी गंभीर आवाज ने उसके छक्के छुड़ा दिए थे। वो डरकर पीछे हटी और फटी फटी निगाहों से अरहम की तरफ देखा, जो उसी गाड़ी में बैठा हुआ था, जिसके शीशे में झुककर उसने अपने बाल संवारे थे और लिपस्टिक लगाई थी। ये आपकी गाड़ी है? अनुषे को यकीन ही ना आया, उसने गलत फहमी में किसी और की गाड़ी के टायर से हवा निकाल दी थी। मैंने तुम्हें वारदात करते हुए देख लिया है। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? नतीजा तुम्हारे सामने है। किसी और की गाड़ी के टायर से हवा निकाल दी। वो अपनी हंसी दबाए उसके उड़े उड़े होश देकर लुत्फ ले रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। ये कहकर वो अपने बाल पोनी टेल में बांधकर आगे बढ़ी कि जब वो गाड़ी दुराकर उसके पास आया तो नूशे की चीख निकलते निकलते रह गई। क्या कर रहे हैं आप? क्या मारने का इरादा है? अरहम ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। अभी कहाँ, अभी तो घर चलकर आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है। फिलहाल गाड़ी में आकर बैठो, आज तुम्हारी वैन नहीं आएगी। क्या? अनुषे ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम गाड़ी में नहीं बैठोगी तो फिर बस के धक्के खाकर आना। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपनी नई गाड़ी में बिठाने का। ये तो मामू जान ने कॉल की तो मुझे सर झुकाना पड़ा। वो अनुषे को चिढ़ा कर बोला, तो आप अपनी मेहरबानी अपने पास ही रखें। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके साथ बैठने की, मैं खुद जा सकती हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ी। मौसम के खतरनाक तेवर शुरू से ही नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि वो जैसे ही पार्किंग एरिया से निकली तो बादल बरसने लगे। वो बुरी तरह भीग गई। अरहम की गाड़ी आगे निकल चुकी थी। क्या फायदा हुआ, काश बैठ ही जाती। अब इस कीचड़ में चलकर जाना पड़ेगा। उसने दिल ही दिल में सोचा और अभी थोड़ा आगे गई ही थी कि अरहम ने गाड़ी रिवर्स की थी। अगर तुम्हारा गरूर खाक में मिल गया हो तो आ जाओ, अभी भी चांस है। ये सुनकर उसने दिल पर पत्थर रखा और पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गई। एसी की ठंडक ने उसके पूरे वजूद में कपकपाहट दोहराई थी। अरहम ने मुस्कुराहट दबाकर एसी की स्पीड मजीद फुल की तो अनुष्य के होंठ लरसने लगे। खुदा का वास्ता है, एसी बंद कर दे, वो ठंड से लरसते हुए बोली। अरहम ने उसके चेहरे पर निगाहें जमाई तो उसकी आंखों में मौजूद ठहरे हुए आंसू देखकर उसने एसी बंद कर दिया और पास रखा अपना कोट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मौका एक गनीमत जानकर अपने भीगे कपड़ों पर वो कोट डाल दिया तो सर्दी काफी हद तक कम हो गई थी। घर आते ही उसने कोट वहीं गाड़ी में उतार कर फेंका और तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। पागल लड़की, एहसान फरामोश। यूं नहीं कि एक थैंक यू ही कह देती। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे दौड़कर अंदर जाते देखता रहा, जहां उसके लिए एक नई खबर मुंतजिर थी। आज हस्बे मामूल सब हवेली के हॉल में जमा थे। आगा हंस रहा था, निम्रा की अदाएं ही अलग थी और ज़ारा अभी भी आई हुई थी। अनुषा ये देखकर मुस्कुरा दी। पहली बार उसे घर का ये माहौल अच्छा लगा। वो वहाँ सोफे पर बैठी और निम्रा को पानी का इशारा किया तो निम्रा ने पास रखे मिठाई के डिब्बे से रसगुल्ला उठाकर उसके मुंह में डाल दिया था। बहुत मुबारक हो। अनुषा हैरान हुई। किस बात की मुबारकबाद? उसने रसगुल्ला खाते हुए उससे पूछा। अरे फूफो यहाँ से जा रही हैं। ये सुनकर अनुषा मुस्कुरा दी और बकायदा उठकर लुडियां डाली थी। अब अगली खबर भी तो सुनाओ उसको। लुडियों की बजाय मातम करेगी। आगा ने हंसकर कहा तो ज़ारा ने उससे आंखें दिखाई। चुप हो जाओ बदमाश। अनुषा ने ठटक कर आगा की बात सुनी। क्या कह रहा है? कौन सा मातम? उसने सोफे पर बैठकर उन तीनों की जानिब देखा। बुरी खबर ये है आपी कि तुम भी फूफो के साथ जा रही हो। अल्लाह माफ करे मुझे, मैं क्यों उन रोबोटों के साथ रहूं? निम्रा की बात सुनकर अनुषा ने अपने कानों को हाथ लगाए तो ज़ारा ने अपना गला खंगार कर उसे मतवज्जा किया।
दरअसल फुप्पो ने अरहम के लिए तुम्हारा रिश्ता दिया है और चचा जान ने कबूल कर लिया है। ज़ारा ने उसके सर पे बम फोड़ा। ये सुनकर वो जहाँ थी वहीं ठहर सी गई। अनुष्य उससे पहले कि कुछ कहती, फुप्पो ने ऊपर सीढ़ियों के पास से खड़े होकर आवाज लगाई थी। अनुष्य आ गई है तो रस्म कर ले। उन्होंने सीढ़ियों में खड़े होकर पूछा। ये सुनकर अनुष्य एकदम से जैसे होश में आई। क्या कह रही हैं ये आप फूफो? आपको पता भी है? वो कहना चाहती थी लेकिन उसकी जुबान गंग हो गई। फूफो ने उसे देखकर नसीमा बेगम और चची जान को आवाज लगाई और फिर फौरन से नीचे उतरकर अपने हाथ में पकड़ा लाल दुपट्टा उड़ाया और अनुष्य को मिठाई खिलाई। उसके हाथ पर शगुन की रकम रखी तो वो खाली खाली निगाहों से उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू टिप टिप गिरे। आगा ने मुस्कुराकर उसके कान में सरगोशी की। ये आंसू रुखसती के लिए बचा कर रखो। अभी तुम रुखसत थोड़ी ना हो रही हो जो ऐसे रो रही हो। आगा ने शरीर लहजे में कहा, पर उसने कोई जवाब न दिया और वहां से खड़ी होकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोते हुए उसने कमरे की हर चीज को तहस नहस कर दिया था। मैं उस हिटलर के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती और फुप्पो जैसे टॉक्सिक इंसान के साथ रहने से तो बेहतर है कि इंसान मौत को गले लगा ले। ये सोचकर वो उठी और उसने अपने आंसू साफ किए। वो रात भर कमरे से बाहर न निकली और अम्मी के पूछने पर उन्हें ये बता दिया था कि उसके सर में दर्द हो रहा है। रात के 11 बजे जब पूरा घर अंधेरे में डूब गया तो वो दबे कदमों अपने पोर्शन से निकलकर सीढ़ियां चढ़कर फुप्पो के पोर्शन में आई थी, जहाँ अरहम के कमरे की लाइट जल रही थी। लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने कुछ सोचकर दरवाज़ा खटखटाया। अरहम जो किताब पढ़ने में मसरूफ़ था, दस्तक पर हैरान होकर उठा और दरवाज़ा खोला, तो सामने अनुष्य खूंखार निगाहों से उससे देख रही थी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अनुष्य लफ्ज़ चबा चबा कर बोली और अरहम ने मुड़कर घड़ी की तरफ देखा, जो इस वक्त रात के 11 बजा रही थी। इस वक्त? उसने नरमी से पूछा। हाँ, इस वक्त, और बहुत अहम बात है। उसने अपनी बात पर जोर देकर कहा और हमने दरवाजे से हटकर उसे रास्ता दिया। मैं अंदर नहीं आऊंगी, आप यहीं से मेरी बात सुन लें। उसने दबे दबे गुस्से से कहा तो अरहम पहले तो उसके लहजे पर हैरान हुआ। ऐसी क्या बात है? उसने सीने पर बाजू लपेटकर उससे देखा। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। अरहम अपनी जगह हिलकर रह गया। और मैं वजह पूछ सकता हूँ? अरहम के कहने पर अनुष्या ने कंधे उचकाए। मैं आपके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। जितने टॉक्सिक आप और आपकी अम्मी है, मैं ऐसे शख्स के साथ कभी जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करूंगी। अनुष्या ने जहर आलूद लहजे से अरहम के दिल को छलनी करके रख दिया था। ये फैसला मेरी अम्मी का है और मैंने उनके फैसले के आगे सर झुकाया है। अगर तुम्हें ये फैसला मंजूर नहीं है तो अपने बाबा से जाकर बात करो। ये कहकर उसने जोरदार अंदाज में उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। अनुष्या वहीं बिलक बिलक कर रो पड़ी और फिर दोबारा अपने कमरे में आ गई। 2 दिन से उसे बुखार चढ़ा हुआ था। इस बात की टेंशन ने उसे बीमार कर दिया। मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं अम्मी से बात करती हूँ। वो अपनी अम्मी के कमरे में आई, जो उसके जहेज के जोड़े तैयार कर रही थी। अम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी। उसने अरहम से शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था। नसीमा बेगम ने यह सुनकर उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उन्होंने उसे डांटा तो वो रो पड़ी। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। मैं अरहम जैसे शख्स के साथ कैसे गुजारा करूंगी? हर वक्त उसके मुंह पर 12 बजे रहते हैं। गुस्से का इतना तेज है कि कोई उसके आगे एक लफ्ज तक नहीं बोल सकता। और खुद फूफो, वो तो उससे 2 हाथ आगे है। आप लोगों ने तो एक जिंदगी फूफो के साथ गुजारी है, क्या आपको नहीं पता कि वो कैसी है? अनुष्य ने रोते हुए अपने दिल की भड़ास निकाली। नसीमा बेगम ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए और बोली, तुम्हारी आंखों पर गलत फहमी की पट्टी बंधी हुई है। वो गुस्से की तेज है लेकिन दिल की साफ है। अनुष्य ने उनके हाथ अपने कंधे से हटाए। ऐसे दिल का साफ होना क्या फायदा दे जब इंसान गुस्से में सब कुछ बोल दे। अम्मी, प्लीज समझने की कोशिश करें, मुझे ये शादी नहीं करनी। उसने दोबारा इनकार किया लेकिन नसीमा बेगम ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। तुम बची हो, तुम जमाने की नज़ाकतों को नहीं समझ सकती। मैंने और तुम्हारे बाबा ने सोच समझ कर फैसला किया है। और हम अच्छा लड़का है, हर लिहाज से तुम्हारा ख्याल रखेगा। देखती नहीं हो कि नूर फूफो का उसने किस तरह से ख्याल रखा है? अनुष्या ने खाली खाली निगाहों से उन्हें देखा था। वो जान गई थी कि अब ये रिश्ता टूट नहीं सकता, क्योंकि कोई भी अरहम और नूर फूफो के खिलाफ नहीं था, बल्कि सब उनकी असलियत जानने के बावजूद भी अनुष्या को उनके साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहे थे। वो बुझे दिल के साथ वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। यूनिवर्सिटी का लास्ट पेपर था और अगले हफ्ते उसका निकाह था। ये दिन उस पर बड़े भारी गुजर रहे थे।
پھپھو اور ارحم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور اپنا یہ پورشن انوشے کے نام کر دیا تھا۔ اس نے غصے میں ارحم کو میسج کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کر کے آپ اور پھپھو میرا دل جیت لیں گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ شادی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ یہ میسج ارحم نے پڑھا تھا اور مسکرا دیا تھا۔ پاگل جذباتی لڑکی، وہ زیر لب بربرایا تھا۔ اگلے دن اس کی مہندی تھی۔ مہندی کے موقع پر بھی انوشے کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہ تھی۔ ارحم نے اس کا اداس چہرہ دیکھا اور اسے میسج کیا، اس طرح اداس رہو گی تو قسم سے بالکل بھی اچھی نہیں لگو گی۔ انوشے نے ارحم کے سامنے اس کا میسج پڑھا، پھر اس کے سامنے ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ ارحم کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ لڑکی بڑی مشکل ثابت ہونے والی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ نکاح کے دن وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ کامدار جوڑے میں اس کے چہرے کے سوگوار حسن نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا تھا۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے اجازت مانگی تو کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر نسیمہ بیگم کے کہنے پر اس نے بالآخر 3 بار قبول ہے کہہ کر ارحم کی اٹکی سانس بحال کی تھی۔ پھپھو کے گھر میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ پھپھو نے بڑی میں اسے اچھا خاصا زیور اور قیمتی کپڑے چڑھائے تھے، لیکن یہ سب کچھ بھی انوشے کے دل میں موجود دکھ کو کم نہ کر سکے۔ حجلہ عروسی میں وہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنے مجازی خدا کا انتظار کرنے لگی، اور پھر تھک ہار کر اس نے کپڑے بدل لیے۔ دوستوں کی جھرمٹ سے آزاد ہو کر کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے کپڑے بدل لیے ہیں۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ انوشے تو اس کے طرز تخاطب پر ٹھہر سی گئی۔ آپ کو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، میں آپ کا شوہر ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرائی۔ شوہر ہے، میری زندگی کے حاکم نہیں ہے۔ مجھے گرمی لگ رہی تھی اس لیے میں نے کپڑے بدل لیے اور اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی اور لائٹ بند کر دی۔ ارحم نے بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، لیکن مجھے رسم تو کرنے دے، وہ نرمی سے بولا اور صوفے پر بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ رسم؟ کون سی رسم؟ وہ پوچھتے ہوئے لرز سی گئی۔ منہ دکھائی کی رسم، ارحم اطمینان سے بولا۔ یہ سن کر انوشے نے اپنا سر جھکا لیا تو ارحم نے آگے بڑھ کر اپنی جیب سے ایک لمبا مخملی ڈبہ نکالا اور اس کے گوشے گزار کیا۔ انوشے نے ڈبہ کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، اور پھر اس نے غصے سے ارحم کی طرف دیکھا۔ یہ گفٹ آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے منہ دکھائی کی۔ اس نے وہ ڈبہ ارحم کے ہاتھ میں واپس رکھا کیونکہ اس میں موجود لاکٹ میں پاگل جذباتی لڑکی اردو میں لکھا ہوا تھا۔ وہ سونے کا تھا اور ارحم نے یہ خاص اس کے لیے مرتب کیا تھا۔ کیوں؟ سچائی آپ کو بھائی نہیں؟ آپ ایسی ہی تو ہیں، جذباتی اور پاگل لڑکی، وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ انوشے نے غصے سے انگلی اٹھا کر اسے دیکھا۔ خبردار؟ کیا خبردار؟ ہاں؟ ارحم اس کے نزدیک آیا تو اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ دور ہو جائے مجھ سے، اس نے رخ پھیر کر کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہا، تو ارحم بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ سارے کسبل نکل گئے؟ اگر میں چاہوں تو ابھی اسی وقت آپ سے اپنا حق وصول کروں اور آپ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ شرعی طور پر میں نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کیا ہے۔ ارحم کی بات پر انوشے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارحم کی آنکھوں میں موجود محبت کی چمک دیکھ کر اس نے فوراً سے پلکیں جھکا لی تھی۔ وہ ایک دم سے اس سے دور ہوا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ انوشے کا دل چاہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، کیونکہ ارحم نے اسے باتوں ہی باتوں میں خبردار کر دیا تھا کہ وہ جب چاہے اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ انوشے نے ڈرتے ڈرتے رات آنکھوں میں کاٹی تھی اور وہ دشمن جان بے خبر بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو انوشے کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ بے خبر آڑی ترچھی لیٹی اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کا کمفرٹر ذرا سا کھسک گیا تھا۔ اس کا 2 آتشہ حسن ارحم کو اپنی جانب کھینچنے میں کامیاب ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے۔ وہ اس پر جھکا ہی تھا کہ انوشے کی آنکھ کھل گئی۔ دور ہٹ جائے مجھ سے، کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی تو ارحم نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اٹھ جاؤ، تمہارے گھر والے آ گئے ہیں، ماموں جان اور ان کی پوری فیملی آئی ہے ناشتہ لے کر۔ یہ سن کر انوشے دوڑ کر واش روم میں گئی اور تیار ہو کر نیچے آتے ہی اپنی امی سے گلے مل کر رو پڑی تھی۔ امی، مجھے آپ کے ساتھ گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کی بات سن کر جہاں پھپھو تھم سی گئی تھی وہیں ارحم بھی جذبس ہو کر پہلو بدل کر رہ گیا۔ ارحم، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے میری بچی کو ڈرایا دھمکایا ہے جو وہ اس طرح رو رہی ہے؟ پھپھو نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا تو انوشے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
नहीं अम्मी, कसम खुदा की मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरहम सफाइयाँ देता रह गया। कोई बात नहीं मेरी बेटी, मैंने तुम्हें बहू बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे बहुओं वाला सलूक करूँगी। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा बेटी ही रहोगी। तुमने मेरी ज़िंदगी में बेटी की कमी पूरी कर दी है। वलीमा होते ही तुम बेशक 1 हफ्ते के लिए अपनी अम्मी के घर रह सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अरहम को भी नहीं होना चाहिए। क्यों अरहम? नूर फूफो ने सख्त लहजे में अरहम से पूछा, तो वो खामोशी से नज़र झुका गया। फूफो की बात सुनकर अनुषे को थोड़ी ढाढ़स बंधी। वलीमा होते ही वो चची जान के साथ गाड़ी में जाने लगी तो अरहम उसके पास आया था। अपना ध्यान रखना और ज़्यादा सोचना मत, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। अनुषे ने उसका ये नरम लहजा सुना पर कोई जवाब ना दिया और अपनी अम्मी के हमरा अपने घर आ गई, जहाँ वो अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। आगा और निम्रा ने उससे हंसी मजाक में पूछा था कि अब तो तुम फूफो की मंसूरे नजर बन गई हो, अब तुम उनकी बुराइयां भी नहीं कर रही हो। एक रात में अरहम भाई ने तुम पर क्या पड़कर फूंक दिया है? अनुषे मुस्कुरा भी न सकी। उसके लिए ये रिश्ता बहुत मुश्किल था और उसे अभी तक कबूल ही नहीं कर पाई थी। 3 दिन गुजरने के बाद नसीमा बेगम ने उससे कहा था कि आज शाम को अरहम तुम्हें लेने आएगा, अच्छे से तैयार हो जाना। अनुषे का दिल जोर से धड़का। वो रोज रात को उसे मैसेज करता। अनुषे ने तीनों दिन उससे कोई बात ना की थी। वो हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रही थी कि अरहम उससे बेजार होकर उसे छोड़ दे। दूसरी तरफ उसे अपने माँ बाप की नाराजगी का भी डर था। वो बुरी तरह फंस कर रह गई थी। 3 दिन बाद अरहम उसे लेने के लिए आया और उसका सोगवार हुस्न देखकर ठटक गया था। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। किचन में पानी पीने के बहाने वो आया तो वो वहाँ चाय बना रही थी। अरहम को वहाँ देखकर वो एकदम से उछल पड़ी। क्या हो गया? रिलैक्स, मैं हूँ आपका अपना शौहर। ये कहकर अरहम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसे गौर से देखने लगा। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बस एक चीज़ की कमी है। उसने उसके कैचर में मुकीद बालों को खोल दिया तो रेशमी आबशार जैसे बाल उसकी कमर पर बिखर गए। अनुष्का का दिल जोर से धड़का। ये तो अब मुझ पर लट्टू हो रहा है। उसने दिल ही दिल में खुद से कहा। आप जाए ना, बाहर बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। उसने बेध्यानी में चाय में नमक मिला दिया था और कप लेकर बाहर आई। वहाँ कोई भी चाय पीने के मूड में नहीं था सिवाय अरहम। अनुषा ने उससे चाय दी और वहीं बैठ गई। कैसी बनी है अरहम भाई, बताइए जरा, हमारी महारानी पहली बार किचन में गई है। निम्रा ने शौकी से पूछा तो अरहम ने पहला घूंट लिया तो उसका हलक तक कड़वा हो गया। शायद उसने अरहम की मौजूदगी की घबराहट से चीनी की बजाय नमक डाल दिया था। बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, अरहम ने चेहरे के बिगड़े जाविये को दुरुस्त करते हुए कहा और वो चाय एक ही घूंट में पीकर कप नीचे रख दिया था। अरहम भाई, इतनी अच्छी है कि आपने एक ही घूंट में सारा कप पी लिया? हिमरा ने हैरानी से उसे देखा तो अरहम कंधे उचका कर रह गया। चलो नूशे। वो उठा तो वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। गाड़ी को घर वाले रास्ते की बजाय उसने अनजान रास्ते पर डाला तो नूशे घबराई थी। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरहम ने उसके चेहरे पर घबराहट देखी तो उसे मजीद छेड़ने का सोचा था। अब तुम तो मुझे घर में सीधे तरीके से अपने पास आने नहीं देती, इसलिए तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे तुम्हारे चीखने चिल्लाने का खौफ नहीं होगा। अरहम ने उससे डराया। ये सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई और उसने फटी फटी निगाहों से अरहम की तरफ देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं? गाड़ी रोकें, प्लीज रोक दें वरना मैं छलांग लगा दूंगी। वो मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी तो अरहम को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। अरे अरे रिलैक्स। उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और धीरे से उसकी पीठ से हिलाने लगा। आई एम सॉरी यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। असल में अम्मी ने घर में टींडे बनाए हैं और मुझे पता है कि मेरी बेगम साहिबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं। आउटिंग करने के लिए ले जा रहा था, होटलिंग करेंगे और फिर घर आ जाएंगे। अनुष्का ने एकदम से अपने चेहरे से हाथ हटाकर अरहम की तरफ देखा, जिसकी हालत का लुत्फ उठाते हुए मुस्कुरा रहा था। आप बहुत गंदे हैं, बहुत ज्यादा। रुख फेरकर नाराजगी से उसने बाहर देखना शुरू किया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। थैंक गॉड, अगर ये अपने इरादे पर अमल कर लेते तो क्या होता। होटल में अच्छा सा खाना खाने के बाद वो घर वापस लौटे तो अनुषा वहीं ठहर गई। अरहम के चेहरे पर बार बार उमड़ आने वाली मुस्कुराहट उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा रही थी। खौफ से उसके जिस्म में एक सनसनाहट दौड़ गई। मैं जरा फूफो को सलाम करके आती हूँ। ये कहकर वो नूर फूफो के कमरे में गई तो वो नमाज पढ़ रही थी। अम्मी को सुबह सलाम कर लेना, वो नमाज पढ़ रही हैं। अरहम उसके पीछे आके बोला। नहीं, मैं यही इंतजार कर लेती हूँ। अनुषा ने डर के मारे वहीं बैठ जाने को तरजीह दी। न जाने क्यों आज उसे अरहम की आंखों से खौफ आ रहा था।
ارحم کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں واپس لوٹ گیا۔ نور پھپھو نے سلام پھیرا اور وہ اس سے گلے ملی تھی۔ آ گئی میری دھی۔ نور پھپھو کا یہ بدلتا ہوا رویہ بھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ بمشکل مسکرا دی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم لوگ مجھے ایک اچھی پھپھو نہیں سمجھتے ہو۔ میں حالات کی ماری تھی، زندگی کی تلخیوں نے مجھے تلخ بنا دیا تھا، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی تم لوگوں سے نفرت نہ کی۔ سسرال میں مجھے جو کچھ بھگتنا پڑا، میں نے سوچا کہ تم لڑکیوں کی ایسی تربیت کروں کہ تم لوگوں کو وہ سب کچھ نہ بھگتنا پڑے اور تم پہلے سے ہی حالات کے مطابق خود کو ڈھال لو۔ بس اتنی سی خواہش تھی، اس لیے تھوڑی سخت ہو جاتی تھی۔ نور پھپھو نے کچھ اس طرح محبت پاش لہجے میں اس سے کہا تھا کہ وہ رو پڑی تھی۔ میں نے آپ کے بارے میں غلط سمجھا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ایک سخت مزاج پھپھو پایا، جنہوں نے ہماری زندگیوں پر اپنی حکمرانی قائم کر رکھی تھی۔ انوشا نے بھی اپنا دل کھول کر پھپھو کے سامنے رکھ دیا۔ کافی دیر تک وہ ایک دوسرے سے گلے شکوے دور کر کے وہاں بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ گھڑی نے جب 1 بجایا تب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس خفیہ میٹنگ میں اندر آ سکتا ہوں؟ انتظار سے بے حال ہو کر ارحم نے کہا تو انوشا کا سر جھک گیا تھا۔ ہاں ہاں بیٹا، میں تو بھول ہی گئی کہ میرا بیٹا اکیلا کمرے میں بیٹھا اپنی بیوی کی راہ تک رہا ہے۔ جاؤ بیٹا انوشا، اپنے کمرے میں جاؤ۔ پھپھو جان نے ہنس کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کھڑی ہو گئی اور ارحم کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں آتے ہی ارحم نے دروازہ بند کیا تو اس کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ صوفے پر جانے لگی تو ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک جھٹکے سے کھینچ کر خود کے بے حد قریب کیا۔ انوشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دھیمے لہجے میں کہا تو ارحم نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر اسے غور سے دیکھا۔ ولیمے والے دن سے بھاگ گئی، مجھے تڑپا رہی ہو اور مجھ سے پوچھتی ہو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی، اپنا حق وصول کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ وہ ذو معنی انداز میں اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ انوشا نے یہ سنا تو ایک دم سے دور ہوئی اور صوفے پر لیٹ کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ ارحم کندھے اچکا کر مسکرا دیا اور وہ بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے چیخ سنائی دی۔ انوشا صوفے کے پاس بنی کھڑکی پر چلتی چھپکلی سے خوفزدہ ہو کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ارحم نے حیرت سے پوچھا تو انوشا نے انگلی سے کھڑکی کے پاس اشارہ کیا۔ یہ چھپکلی آ گئی ہے، اسے بھگا دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارحم نے مسکرا کے رخ پھیر لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، تم خود ہی بھگا دو، اس نے کہہ کر کروٹ بدل لی۔ لیکن انوشا کی تو سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ کبھی ارحم کو دیکھتی، کبھی چھپکلی کو، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ارحم سے امید تھی کہ وہ چھپکلی بھگا دے گا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کافی دیر تک وہ وہیں کھڑی رہی تو ارحم کی آواز سنائی دی تھی۔ واہ، کھڑی کھڑی بوڑھی ہو جاؤ گی، لیکن تب بھی یہ چھپکلی یہاں سے نہیں جائے گی۔ ڈرو مت اور ادھر میرے پاس آ جاؤ، اس نے مسکراہٹ دبا کے بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر انوشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن مجبوری تھی، اس لیے وہ آہستہ چلتی بیڈ پر آ گئی اور تکیے اٹھا کر ارحم اور اپنے بیچ میں رکھ دیے اور لیٹ گئی۔ ارحم نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ آپ تو ایسے کر رہی ہیں بیگم صاحبہ جیسے آپ نے کوئی سیسا پلائی دیوار کھڑی کر دی ہو جسے میں پھلانگ نہیں سکتا۔ ارحم کی بات سن کر انوشا کو رونا آنے لگا۔ آپ کیوں مجھے تنگ کرتے ہیں؟ ارحم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کب تنگ کیا؟ اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ آپ مجھے الٹی سیدھی باتیں کر کے ڈرا رہے ہیں، انوشا نے کہا تو ارحم ہنس پڑا۔ میں نے کب ڈرایا؟ اس کا سوال وہیں اٹک گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ رخ پھیر کر سو گئی اور ڈرتے ڈرتے جلد ہی نیند کی گہری وادی میں کھو گئی۔ ارحم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ بیوی ہو کر وہ دور تھی، اس لیے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی انوشا نے کروٹ لی اور بیڈ سے گرتے گرتے بچی۔ اگلے ہی لمحے ارحم نے ہاتھ کھینچ کر اسے آگے کیا تھا اور پھر تکیے اٹھا کر بیڈ کی دوسری طرف رکھ دیے۔ انوشا کی آنکھ ایک دم سے کھل گئی۔ ارحم اس کے بے حد نزدیک تھا اور اسے گہری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ آپ دور ہو جائے نا۔ وہ گھبرانے لگی تو ارحم نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ یہ ڈر ختم کر دو بیگم صاحبہ، اور اب اپنے شوہر کو کتنا اور تڑپاؤ گی؟ ارحم نے اداسی سے پوچھا۔ انوشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارحم نے فوراً سے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ انوشا کا وجود کپ کپ آنے لگا۔ یار تم اپنا ڈر مجھ سے شیئر کرو نا، کیا بات ہے؟ کیوں دل میں چھپا کے بیٹھی ہو؟ بتاؤ نا، کیوں اتنا دور رہتی ہو؟
अरहम ने कुछ इस तरह नरम लहजे में कहा कि वो रो पड़ी थी। मुझे बस अपनी ही बात पर गुस्सा आता है। मैंने सोचा था कि मैं ये रिश्ता नहीं निभाऊंगी, लेकिन वो कहते कहते खामोश हुई। लेकिन क्या? अरहम ने बेसाख्ता पूछा तो अनुशे ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। लेकिन मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं, अनुशे शर्मिंदगी से बोली। अंदाज ऐसा था जैसे कोई जुर्म कर दिया हो। ये सुनकर अरहम ने पहले तो हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर बेसाख्ता हंस पड़ा था। तो यार, ये बात कहने में तुमने इतनी देर लगा दी, वो अफसोस से बोला। अनुशे ने अपनी आंखें साफ की। अरहम ने उसे अपने करीब किया और फिर उसकी आंखों को चूमा। इतनी मासूमियत से भला कौन इतराफ़े मोहब्बत करता है? तुम्हें पता है, मैं शादी के लिए राजी नहीं था। मैंने तो अम्मी से पहले ही कह दिया था कि मैं अनुशे नाम की चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा। वो मेरा खून पी जाएगी, मुझसे हर वक्त लड़ा करेगी। फिर अम्मी ने मुझे समझाया, अनुशे बहुत अच्छी है, बस थोड़ी जज्बाती है। अरहम मज़े से बता रहा था। अनुशे ने मसनूई गुस्से से उसे घूरा तो अरहम ने हंसते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर नरमी से बोला, ये बात कहने में इतनी देर लगा दी। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर करो कि आखिर क्या बात है जो मुझसे इतना भागती हो, इतना दूर-दूर रहती हो। अरहम उसे सीने से लगाए नरमी से बोला तो अनुशे शर्मिंदा होके बोली, मैं क्या करती? मैंने आप दोनों को गलत समझा था, लेकिन आपने जिस तरह नरमी से मेरी ज़िद को सहा, फूफो ने जिस तरह मेरा साथ दिया, मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई कि मैंने आप लोगों के बारे में कैसी-कैसी बातें कही थी। क्या-क्या सोच लिया था। बस इसीलिए शर्मिंदगी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं समझ रही थी खुद को। अनुशे ने नज़रें झुका के कहा, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। अरहम ने बेख्तियार उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरा और फिर उसके गालों को चूमा। तुम्हारी जैसी मासूम बीवी मिल जाए तो फिर और क्या ख्वाहिश बाकी रहती है। वो धीरे से उसके करीब आकर उसे अपनी मोहब्बत की बरसात में भिगोने लगा। अनुशे का डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। शर्माते लज्जाते हुए वो अपना आप उसे सौंप कर बेहद खुश थी। जो रिश्ता गलतफहमी की बिना पर बना था, मोहब्बत में बदल गया था। अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। अनुशे और अरहम ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कहकर अपने उस रिश्ते को मजबूत कर दिया था। और अनुशे जान गई थी कि जो शख्स बज़ाहिर जैसा नजर आता है, दरअसल वो वैसा होता नहीं है। अरहम और नूर फुप्पो दोनों उससे बेहद कड़वे नजर आते थे, लेकिन जब उसने बाकायदा तौर पर उनके साथ जिंदगी गुजारी तो उससे मालूम हुआ कि ये दोनों तो दरअसल मीठे फल हैं, जिनसे मिठास टपकती रहती है। अरहम की मोहब्बत पाकर वो सरशार थी और उसने उस मोहब्बत को मान लिया था कि निकाह के बाद की मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और वो इंसान को दूसरे इंसान के साथ जोड़कर दिलों को सुकून बख्शती है। अगली सुबह बहुत खुशगवार थी। अनुशे की आंख अरहम से पहले खुल गई थी। वो शर्माई लज्जाई सी अरहम को देखने लगी, जो गहरी नींद सो रहा था। कुछ देर उसे मोहब्बत से देखते रहने के बाद वो आहिस्ता से उठी और अलमारी से लेमन कलर का कामदार सूट निकाला और वॉशरूम में बंद हो गई। जब वो नहा के आई तो अरहम वैसे ही सो रहा था। उसे शरारत सूझी और उसने गीले बालों का पानी उसके चेहरे पर टपकाया। अरहम ने पानी के कतरे गिरने से फौरन आंखें खोली और गीले बालों वाली अनुशे को खुद पर झुके हुए देखकर वो मुस्कुराया और उसके दोनों हाथ पकड़ के बोला, बेगम साहिबा, मैं खुद नहा सकता हूँ, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं थी। उसकी बात पर अनुशे मुस्कुरा के पीछे होने लगी थी। अरहम ने अनुशे को खींचकर अपने ऊपर गिरा दिया और बोला, अब आ ही गई हो तो गुड मॉर्निंग किस ही दे दो। उसकी बात पर अनुशे शर्मा के बोली, आप बहुत बेशर्म है। अब जैसा भी हूँ बस तुम्हारा ही हूँ। अरहम उसके ऊपर झुक के उसके माथे से माथा टकरा के बोला तो अनुशे हंस दी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, मुतमईन थे। अनुशे ने दिल से अपने घर वालों का इंतखाब कबूल कर लिया था। वो अब जान गई थी कि उसके घर वालों ने जो उसके लिए चुना है वो बहुत अच्छा है। वो अरहम के गले में बाहें डाले खुदा की शुक्रगुजार थी कि जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर होगी और उसने अपने रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया।